हाय। बच्चों में अस्थमा को लेकर के पेरेंट्स के मन में कई सवाल रहते हैं, तो आज हम उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक क्रोनिक लंग कंडीशन है जिसमें कुछ एलर्जेंस के एक्सपोजर में आने से सांस की नलकी सिकुड़ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हो क्यों जाता है? मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। घर में अगर पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को सांस की एलर्जी है तो उन बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके बगैर भी हो सकता है और एलर्जेंस के एक्सपोजर में आने से ये दिक्कत बढ़ जाती है। अब उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अस्थमा के सिम्टम है कफ, स्पेशली नाइट टाइम कफ या फिर खेलने के बाद में, खांसी की शुरुआत हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, उसके अलावा चेस्ट में टाइटनेस की फीलिंग होना। अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो सांस लेते हुए छाती में गड्ढे पड़ने लग जाते हैं और सांस में एक सीटी की सी आवाज़ आने लग जाती है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? अस्थमा को रोकने के लिए हम एलर्जेंस को अवॉइड करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो 2 साल से बड़े बच्चे को आउटडोर्स जाते हुए मास्क पहनाया जा सकता है। इसके अलावा कौन-कौन से वो एलर्जेंस हैं, कॉमन एलर्जेंस जिनसे कि हमें बचना बचना चाहिए? तो हाउस डस्ट माइट्स, कॉकरोचेस, जैसे खेतों में इस समय पराली ज़्यादा जलाई जा रही है तो उसका धुआं बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे मैक्सिमम इंडोर रहने की कोशिश करें। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का यूज़ करें। उसके अलावा एनिमल डेंडर, जो जानवरों की स्किन गिरती है, तो जैसे विलेजेस का एरिया है, वहाँ पे जिस एरिया में जानवरों को रखा जा रहा है या उनका भूसा चारा रखा जा रहा है, वहाँ पर बच्चे को नहीं जाने दें। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आप अनाज को स्टोर करते हैं, उसकी बोरियाँ रखते हैं, तो वहाँ पे भी एलर्जेंस की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस एरिया में ना जाएँ। रूम स्प्रेज़ ना यूज़ करें, परफ्यूम्स, अगरबत्तियाँ, उसके अलावा कोई भी डस्टी एरिया जहाँ पर हो, झाड़ू लगाई जा रही हो या हवा में मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी जगहों पर जाने से बचें। फिर ये क्वेश्चन आता है कि अस्थमा तो हमने बच्चे को डायग्नोस कर दिया या डॉक्टर ने लेबल कर दिया, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग रहेगा? 6 साल से छोटे बच्चों को जब कई बार वीजिंग के सिम्टम्स आते हैं, तो वो वायरल इन्फेक्शन से शुरुआत होती है। जुकाम हुआ, बुखार हुआ, कफ हुआ, जुकाम और बुखार तो ठीक हो गया लेकिन कफ चली जा रहा है और वीजिंग की आवाज़ आ रही है। इस तरह वाले बच्चों की ये प्रॉब्लम कई बार बड़े होने के साथ-साथ ठीक हो जाती है। लेकिन जब इसकी शुरुआत लेट ऑनसेट होती है, 6-7 साल से बड़े बच्चों में जब ये दिक्कत आ रही है, विदाउट कोल्ड एंड फीवर आ रही है, एलर्जेंस के एक्सपोजर में आने से हो रही है, तो कई बार ये कंडीशन लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? इसका कोई परमानेंट इलाज जैसी चीज़ नहीं है। हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर हम दवाई ठीक तरीके से लेते रहें, तो बहुत हद तक ऑलमोस्ट नॉर्मल इसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद इसकी थेरेपी में इन्हेलर्स आते हैं। तो इन्हेलर जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है बच्चे को, तो पेरेंट्स को बहुत चिंता हो जाती है। बहुत डरते हैं पेरेंट्स इन्हेलर से। सबसे ज़्यादा ये सवाल रहता है कि क्या इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? अब इन्हेलर्स कोई नशा नहीं है जिसकी आदत पड़ जाएगी। तो फिर बार-बार क्यों लेने पड़ रहे हैं? बार-बार लेने पड़ रहे हैं क्योंकि बार-बार सिम्पटम्स आ रहे हैं, क्योंकि अस्थमा एक क्रोनिक कंडीशन है। इसके अंदर क्या स्टेरॉइड होते हैं? 2 तरह के इन्हेलर्स होते हैं, रिलीवर और प्रिवेंटर। जो प्रिवेंटर थेरेपी दी जाती है उसमें कम मात्रा में स्टेरॉइड्स होते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं करते क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। अगर हम उन्हें स्पेसर के साथ में यूज़ करें और हर बार इन्हेलर देने के बाद माउथ रिंस करवा देते हैं और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड डोजेस में देते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट निल हैं और आपको उसको लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हेलर ही क्यों देना है डॉक्टर, हम मेरे बच्चे को ओरल मेडिसिन क्यों नहीं दे सकते? अब अस्थमा एक लंग की कंडीशन है, उसके लिए क्या ये अच्छा नहीं है कि हम ऐसी दवाई दें जो सिर्फ लंग्स पे ही जा कर के काम करे? जब हम उसे ओरल मेडिसिन देंगे, वो आंतों में जाएगी, खून में घुलेगी और फिर सारे अंगों पे काम करेगी, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ लंग्स पे एक्शन। तो जो थेरेपी एरोसोल के थ्रू दी जाती है, यानी कि नेबुलाइजर या इन्हेलर, वो ओरल मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ओरल मेडिसिन से कम हैं, इसलिए हम इन्हेलर्स को प्रेफ़र करते हैं और ये एडिक्टिंग नहीं होते। और क्या किया जा सकता है?
ऐसे बच्चों को हम ईयरली फ्लू का वैक्सीन एडवाइस करते हैं। हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो एक डायरी मेंटेन करें, डे टाइम सिम्टम्स कब कब आए, नाइट टाइम कब 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 था, कब ऐसी रातें थी जब बच्चे को जागना पड़ा, या वो कौन से दिन थे जब ब्रीदिंग में दिक्कत रूटीन से ज़्यादा रही। तो जब आप उस डायरी को मेंटेन करते हैं तो हमें इन्हेलर थेरेपी को कम ज़्यादा करने में मदद मिलती है। तो इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पुट करें एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम।